देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। सवाल ये है कि कुछ नहीं करना चाहते। हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था। आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं। हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, कमल का फूल खिलाने का। देश में जिसकी सरकार होती है हरियाणा वाले उसकी सरकार बनाते हैं। हिंदुस्तान में तीसरी बार हरियाणा वालों ने मोदी सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हैट्रिक लगेगी। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा बढ़ेगा। सर, एक कांग्रेस द्वारा इस इलेक्शन में प्रचार में बहुत सारे रोक लगाए गए बीजेपी के ऊपर, किसानों को लेकर, अग्निवीर को लेकर, कई भ्रष्टाचार के मामले जिसमें नौकरियों से लेकर, और वहीं हिमाचल में भी उन्होंने कई वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं हुए। इस पर क्या बोलूँ? देखिए, जहाँ तक हिमाचल की कांग्रेस की सरकार है, चुनाव से पहले 2 साल पहले इन्होंने कहा था 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे, सेब के मुँह मांगे दाम देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ऐसी अनेक को 10 गारंटियाँ दी थी। आज 10 में से एक भी गारंटी कांग्रेस ने हिमाचल में पूरी नहीं की। ना 2 रुपये किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपये लीटर दूध खरीदा। उल्टा बिजली मुफ्त में क्या मिलनी थी, जो मिलती थी वो भी बंद कर दी और बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस। जो पानी मुफ्त में मिलता था उसके ऊपर 100 रुपये का सेस लगा दिया। यही नहीं, पेंशन तो 10-10 तारीख तक नहीं मिलती, नौकरी की टेंशन हो गई है। यानी कि जो नौकरी वालों को अब तनख्वाह की भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि उनकी तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल पा रही। हिमाचल को दिवालियेपन की और कांग्रेस लेके जा रही है। तनख्वाह देने के पैसे नहीं दिख रहे, और जो फॉर्म इन्होंने चुनाव से पहले हिमाचल वासियों से भरवाए थे वो फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिए। वो फॉर्म आज तक कहीं दिखते नहीं हैं। अभी हाल में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हिमाचल आए। वो 2 मिनट हिमाचल वालों के लिए नहीं निकाल पाए कि 2 साल में जो वायदे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। मेरा सवाल है इन तीनों से, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से, कि जनता से जो वायदे हिमाचल में किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए। आप हिमाचल आए तो जनता से क्यों नहीं मिले, छुट्टी मनाकर चले गए और वायदों की छुट्टी कर दी। जहाँ तक हरियाणा की बात है, 2006 में अगर स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट देश में आई थी, केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। दूसरा, उसी कमेटी के इंचार्ज हुड्डा जी को बनाया था ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के। हुड्डा जी ने किसानों को न्याय क्यों नहीं दिलाया, एमएसपी को लीगल गारंटी क्यों नहीं बनाया। तीसरा मेरा सवाल है, हरियाणा में किसानों को 2 रुपये मुआवजा क्यों दिया, जबकि करोड़ों रुपए की ज़मीन किसी और को दे दी। नेशनल हेराल्ड वालों को ज़मीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने, बिल्डरों को ज़मीनें दे दी हरियाणा की सरकार ने। ये कांग्रेस वालों ने किया था। और जब 500 रुपये मुआवजा आया तो उसके लिए 1000 रुपये पहले बैंक में जमा करा के खाता खुलाना पड़ा, और 1000 रुपये के लिए भी कई चक्कर काटने पड़े बैंक खाता खुलाने के लिए। चौथा सवाल है मेरा, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली। राहुल गांधी जी, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। खड़गे जी और राहुल गांधी जी कितनी बार वहाँ पर गए, हुड्डा जी कितनी बार उनका हाल पूछने गए। सवाल ये है कि कुछ नहीं करना चाहते। हमने हरियाणा के किसानों को आय बढ़ाने का काम भी किया है, और यहाँ पर हम 10,000 रुपया पीएम किसान सम्मान में जो 6,000 मिलता है, अब उसके साथ अब यहाँ पर 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा हरियाणा में, और 3100 रुपये में धान की खरीद होगी। ये भाजपा की गारंटी है। 24 की 24 फसलों पर खरीद होगी। दिनेश गुड्डू राव, जो कि कर्नाटक के मंत्री हैं, उनका कहना है कि पारंपरिक होने का मतलब ये नहीं कि आप कट्टरपंथी हो जाए, जिसमें उन्होंने जिन्ना को, सावरकर को, गांधी को आपस में कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जैसे मांस खाते थे सावरकर जी, तो गाय का वजन करते थे। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हों और भारत को बदनाम करते हों, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, वो वीर सावरकर जी से कांग्रेस के लोग कुछ सीख तो नहीं सके। इन्होंने केवल सत्ता का सुख भोगा है। देश का विभाजन करवाने में जो नेहरू जी का काम रहा और जो जिन्ना का काम रहा, वो देश भूला नहीं है। ये आज भी धारा 370 जो 2019 तक रही, ये कांग्रेस की ही देन थी।
हजारों लोगों की हत्याएं हुई, नेहरू जी का ब्लंडर था, उस पर तो माफ़ी मांगी नहीं। आज वीर सावरकर के अपमान कर कांग्रेस ने दिखा दिया है स्वतंत्रता सेनानियों के उनके मन में कोई जगह नहीं, चाहे वो सरदार पटेल हो। इनकी सरकारों के समय तो एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था टेक्स्ट बुक में, किसको? भगत सिंह जी को भी। ये कांग्रेस की मानसिकता थी और आज वीर सावरकर को नीचा दिखाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये लोग केवल एक परिवार तक ही सीमित हैं, जिस परिवार ने सत्ता का सुख भोगा। आज जिस तरह से जिन्ना देश को बांटकर अपने लिए एक प्रधानमंत्री का पद ढूंढते थे, आज देश के टुकड़े करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर टुकड़े टुकड़े की सोच को आगे बढ़ाकर आज के मॉडर्न जिन्ना के रूप में राहुल गांधी जी दिखते हैं, जो विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करते हैं, भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाते हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं राहुल गांधी की सरकार आनी चाहिए। अब हिंदुस्तान के लोगों को समझ आता है और साफ दिखता है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। आज देश में कई जगहों पे किसानों द्वारा रेल रोकने का कॉल दिया गया है, कई जगहों पे रेल रोकी भी जा रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी सर? क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि किसान सेटिस्फाइड नहीं है। देश में किसानों के लिए एमएसपी पर दुगनी से ज़्यादा दुगनी खरीद भी की, दाम भी दिए। 5.5 लाख करोड़ की खरीद कांग्रेस के समय 10 साल में हुई, हमने 18 लाख करोड़ से ज़्यादा की खरीद की है और हमने खाद के दाम भी नहीं बढ़ने दिए पिछले 3 साल में। ये मोदी सरकार ने करके दिया है। आगे भी किसानों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। 3,20,000 करोड़ रुपये हमने अब तक पीएम किसान सम्मान में दे दी और आगे भी जारी। ये आप जानते हैं कि जिस तरह से एक बेमेल गठबंधन जो यहाँ हुआ है, उनके वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से हरिजन शब्द कह के दलित समाज के लोगों का अपमान किया, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ की, जिसके बाद बहन जी को काउंटर करना पड़ा कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो समाज में गलत संदेश जाएगा। जब वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जानते समझते नहीं है, बाबा साहब के लक्ष्य को नहीं समझते हैं, तो वो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को कैसे समझेंगे? अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसके सम्मान का ख्याल कैसे रखेंगे? ये बात हमें समझनी चाहिए। इस पे मैंने कठोर आपत्ति दर्ज कराई है और अगर ये चुनाव विषय नहीं होता तो फिर मैं इस पे और कठोर आपत्ति दर्ज कराता। ये ठीक नहीं है। संविधान में हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाना गया है, हमारी पहचान है। मैं और भी नेताओं से आग्रह करूंगा इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये बड़ा स्वाभिमानी समाज है, ये गरीब जरूर है लेकिन ये बड़ा स्वाभिमानी समाज है। लेकिन ये अपने समाज की लड़ाई लंबे समय लड़ता है, जुर्म जाति के खिलाफ लंबे समय तो लड़ाई लड़ता है और आज भी लड़ रहा है। तो इस तरह की सामंती सोच इस समाज के प्रति ठीक नहीं है। मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं, तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ। मुझे घर ले गए अपने। घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीजें मुझे एकदम अपना लिया। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया। 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने। ये आपका हरियाणा प्रदेश किसानों, जवानों, पहलवानों का प्रदेश है। यहाँ आकर बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व महसूस होता है। दिल्ली तो पास में ही है, आना जाना काफी हो जाता है। मेरे बच्चे गुड़गांव में पढ़े। मेरा अपना भी अनुभव है आपके प्रदेश का। मेरी बहनें बैठी हैं। कुछ सालों पहले, लगभग 8 साल पहले, मेरी बेटी शायद 15-16 साल की थी,
तब वो हरियाणा प्रदेश के लिए बास्केटबॉल खेली। तो वो भी खेल कूद में तेज है। जब उसको यहाँ आना था एक कैंप के लिए, सर्दी का समय था, मैं भेजना चाह रही थी कि जाए, बाकी बच्चों के साथ अच्छी तरह से खेले सीखे। तो मैंने कहा मैं छोड़ आती हूँ। मैं यहाँ आई, सोनेपत के पास एक जगह थी जहाँ पे स्कूल में एक कैंप था, कोचिंग का कैंप था। तो सुबह छोड़ना था और शाम को बेटी को घर ले जाना था। तो मैंने सोचा अगर मैं कैंप में जाऊंगी तो सबको पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं थोड़ा दूर उसको छोड़ देती हूँ और वो चली जाएगी और शाम को मैं आके ले लूंगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी है, सब की तरह समान तरह से उसके साथ व्यवहार होगा। तो मैंने बेटी को छोड़ दिया सुबह पाठशाला में। यहाँ सोनेपत के पास एक सरकारी पाठशाला थी शायद, और मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा कि अपनी गाड़ी हम किसी खेत के पास लगा देते हैं, गाड़ी में रुक जाएंगे पूरे दिन। तो बैठी थी मैं गाड़ी में, कुछ 1-2 किलोमीटर दूर था पाठशाला से, और मैंने खेतों में देखा कि एक दादाजी खेत में काम कर रहे हैं। तो मैंने सुरक्षा कर्मियों को कहा आप यहीं ठहरो, मैं जाके जरा बात करती हूँ। मैं चली गई खेत में उनसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, सुरक्षा कर्मी दूर थे। बातचीत हुई, मैंने कहा मुझे सिखा दीजिए कटाई करना। कटाई कर रहे थे तो थोड़ा सिखाया मुझे, थोड़ी सी कटाई मैंने उनके साथ कर ली। उन्होंने सोचा होगा ये शहर की लड़की है, थक गई होगी, धूप बहुत है, तो कहा कि बेटा घर चलो मेरे साथ, घर में चाय पिलाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेना। मुझे भी लगा कि पूरे दिन इंतज़ार करना है, तो चलो इन्हीं के घर चले जाती हूँ, दादू जी के साथ चली जाऊँगी, वहीं बैठ जाऊँगी, पूरा दिन इंतज़ार करना है मुझे। तो दादू के साथ मैं घर चली गई। मुझे घर ले गए अपने, घर में दादी जी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बहुएं थी। मुझे खाना खिलाया, पराठे बनाए, चाय पिलाई, सारी बातें बताई कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन किसकी नौकरी कहाँ है, सारी चीज़ें मुझे एकदम अपना लिया। मतलब अभी अभी मिले थे, मुझे जानते नहीं थे, अपने परिवार समान घर ले गए, अपनाया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खूब बातें हुई कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या होता है, अपना जीवन कैसे गुजारते हैं। तभी 4-5 घंटे बीत गए, मुझे पता भी नहीं चला। 4-5 घंटों बाद उनका बेटा घर आया। अब इत्तेफाक से उनके बेटे ने रायबरेली में काम किया था, तो मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो प्रियंका हैं। तो अब मैंने कहा नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था उनको, तो मुझे भी अचानक मुझे लगा, मैंने कहा हाँ। तो फिर तो सबने और भी गले लगाया, और फिर दादी जी की बात की, पिताजी की बात की, और हमारी एक दोस्ती हो गई। देखिए 8 से 10 साल बीत गए हैं। जब जब मेरी रैली आसपास लगती है तो उनका बेटा मनोज कभी कभी दादू जी को ले आते हैं मेरे से मिलने, कभी कभी मेरे घर भी आते हैं। जब जब मेरे घर आए तब कभी खाली हाथ नहीं आए, गन्ना लाए, घी लाए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाए, कपड़े लाए। और दादी जी सीधे मेरी रसोई में गई और पराठे बनाने लग गई, सबके लिए खाना पकाया। तो एक अपनापन जो था वो एकदम बन गया। और मुझे अक्सर लगता है कि यही है हरियाणा, यही है हरियाणा की जनता, यही है आपकी संस्कृति, यही है आपके संस्कार। और एक और बात बता देती हूँ कि उन 8 सालों में मेरे से एक चीज़ नहीं मांगी। कुछ भी मांग सकते थे, जब हमारी सरकार थी केंद्र में तो ठीक है, लेकिन सरकार न होते हुए भी कुछ भी मांग सकते थे, ये नौकरी दिलवा दो, एक काम करा दो। कुछ नहीं मांगा आज तक मेरे से, सिर्फ मुझे प्रेम दिया है। और मैं समझती हूँ हमेशा कि जो आपका प्रदेश है और मेरा परिवार है, उसके बीच जो रिश्ता रहा है, उसी का प्रतीक ये मेरा एक छोटा सा रिश्ता जो इस एक परिवार के साथ है वो है।
एक और बात बताती हूँ, मेरी बच्ची फिर हरियाणा के लिए खेली और उसके साथ 10 और लड़कियां थीं जो उसकी टीम में थीं। यहाँ से दूर जाना था पौंडीचेरी, चेन्नई से भी आगे, मद्रास से भी आगे। वो लड़कियां गई, मैं भी साथ साथ चली गई। मैंने कहा मम्मी हूँ, जाना चाहिए। बाकी एक और लड़की थी जिसकी माताजी साथ में थी। बाकी सारी जो लड़कियां थी गांव की लड़कियां थी, खूब मेहनत करके आगे बढ़ी थी। उनके माता पिता नहीं आए उनके साथ। वो वहाँ पे 4-5 दिन जो टूर्नामेंट थी उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बहुत गर्मी थी उस समय, मेरे ख्याल से 44-45 डिग्री की गर्मी थी। और जो मेरी बेटी की टीम की कैप्टन थी उसका नाम रितिका था। छोटी सी लड़की थी, विनेश की तरह, तुम्हारी तरह छोटे बाल थे उसके। 102 बुखार था उस लड़की को, लेकिन वो खेलती रही, रुकी नहीं। डांट खाई उसने अपने कोच से। टीम को जिताने के लिए उसने इतना परिश्रम किया। मेरी बेटी घर आके मुझे कहती है, माँ 102 बुखार था उसको, अगर मुझे बुखार होता तो तुम घर ले आती, बोलती कि ले जाओ अभी नहीं खेलना है। वो अकेली थी, वो लड़ी, संघर्ष किया उसने। हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वो अकेली लड़की 102 बुखार लेकर वो खेलती रही, वो रुकी नहीं। तो मैं समझती हूं कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने तरह से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है। पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना। माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।